good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So, without wasting much of your time, let's proceed with our topic. What is your topic? पहले से ही मेंशन किया है, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ राइट भी करेंगे। तो पहले ओरली सुन लो, मीन्स पहले सुन लो क्या होता है। बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इनकी स्टेट कैसी होती है, ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, देन इनका स्मेल कैसा होता है, इनका कलर कैसा होता है, ये सब किसमें आता है, ये सब आता है बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी होती है कि पर्टिकुलर हेलो एल्केन हो गया आपका हेलो एरीन हो गया, अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे सिल्वर साइनाइड के साथ या तो KCl के साथ, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये सब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो पहले क्या था, पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये था ओरली डिस्कशन, अब थ्योरेटिकली देख लो, आ जाओ साथ साथ लिखना। ओके, सबसे पहले आएगा आपका स्टेट। क्या आएगा, स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर बताओ जरा, कौन कौन से होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, नहीं पता, चलो सुन लो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनका स्टेट देखेंगे, किसका, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का स्टेट। कौन कौन सा स्टेट होता है बेटा, स्टेट। स्टेट पहला आपका होता है सॉलिड, देन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वही सॉलिड, लिक्विड, थर्ड गैस। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है इसमें, हमको पढ़ना है कि हेलो एल्केन्स कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सुनो, लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं, कौन से, लोअर हेलो एल्केन्स। ये क्या होता है बेटा जी, ये होते हैं गैसियस स्टेट में। ये किसमें होता है, हमको क्या पढ़ना है, लोअर हेलो एल्केन्स। तो लोअर हेलो एल्केन्स ये किसमें होते हैं, ये होते हैं बेटा जी गैसियस स्टेट में। किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट। एग्जांपल ले लो, CH3Cl, CH3Br, ये किसमें एग्जिस्ट करते हैं, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये 11 नहीं है, ये 11 मत समझना, इसका मतलब होता है सेम, नीचे कॉपी। ठीक है, बच्चे इसको 11 भी अज्यूम कर लेते हैं, 11 नहीं है ये, बच्चे इसको 11 अज्यूम कर लेते हैं, ये 11 नहीं होता है, इसका मतलब होता है इसको नीचे कॉपी करो। ओके, ये क्या हो गया आपका गैसेस स्टेट। ठीक है, अब ये देखो क्या था, CH3Cl, CH3Br, ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे इनमें कार्बन चेन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनमें कार्बन बढ़ेगा या जैसे जैसे इनका वेट बढ़ेगा, वैसे ही इनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। तो गैसेस के बाद कौन सी स्टेट आती है जो हैवी होती है, लिक्विड होती है, ऑब्वियसली लिक्विड। ठीक है, इसके बाद लिक्विड स्टेट, इसके बाद सॉलिड स्टेट है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर बढ़ेगी या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा या मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनका स्टेट चेंज होता जाएगा। सबसे लाइट क्या होते हैं, गैसेस होता है ना, गैस क्या होता है, सबसे लाइट होता है, उससे हैवी क्या होता है, सॉलिड होता है ना, सॉरी उससे हैवी क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से हैवी क्या होता है बेटा जी, आपका सॉलिड होता है। तो वैसे ही इसमें जो लोअर हेलो एल्केन्स होंगे, क्या होंगे, लोअर हेलो एल्केन्स होंगे, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। फिर उनसे ज्यादा जो थोड़े से ज्यादा हायर होंगे, वो किसमें एग्जिस्ट करेंगे, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा हायर होंगे, सबसे ज्यादा हायर हेलो एल्केन्स होंगे, वो किसमें एग्जिस्ट करेंगे, वो आपके एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लो C2H5Cl, ये किसमें एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, इसमें एग्जिस्ट करता है लिक्विड। ठीक है, अब इससे अगर तुम बड़ा हायर हेलो एल्केन लोगे तो वो किसमें एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट। फिर से एक बार समझ लो, सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक लिया, हमने लिया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या डिस्कस किया, स्टेट की। हेलो एल्केन्स
कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स कौन कौन सी फॉर्म में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट डिफरेंस क्या होता है बेटा जी, डिफरेंस बस इतना सा होता है कि जो बहुत लाइटर या बहुत जो लोअर जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा जी, वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी गैसियस फॉर्म में। फिर उससे जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो लिक्विड में। फिर इनसे जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, आपके सॉलिड में। बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दी हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे पेन डाउन कर दो, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स का इधर हेलो एल्केन्स, ये किसमें एग्जिस्ट करते हैं, ये बेटा जी एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड में और सॉलिड में, ये गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जांपल ले लो, C6H5, आगे क्या, आगे Cl लगा लो, या क्लोरोबेंजीन लेना है तो क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन लेना है तो ब्रोमोबेंजीन लेना है ना। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा जी, ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड या तो फिर किसमें, सॉलिड। ये गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लिख लो, डू नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ओके। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट की इनके स्टेट्स, क्या कंप्लीट किया, इनके स्टेट्स। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, पढ़े हो ना, कितने टाइप्स के होते हैं, बताओ जरा, बताओ कमेंट्स करके जाना, नहीं पता है ना बता देती हूँ, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, सॉलिड होता है, इधर लिक्विड होता है, इधर गैस, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो शायद, लेकिन अभी तक नहीं याद हुआ है, ठीक है। अब याद रख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वही हमने इनकी स्टेट देखी, इनकी स्टेट जो होती है हेलो एल्केन्स की तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसियस में भी होती है। बट व्हेन इट कम्स टू हेलो एल्केन्स, ये केवल लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आई जस्ट होप इनकी स्टेट आपको रट गई होंगी, अगर नहीं रटी है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ओके। ये था बेटा जी स्टेट के बारे में, ये क्या था, स्टेट के बारे में, ओके। पेन डाउन कर लो, इसको ए कर लो। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कलर्स के बारे में, इनका कलर कैसा होता है। अच्छा, साथ साथ नोट्स बनाने, नोट्स बनाने साथ साथ, चलो नोट्स लिखो, अच्छा लिख लो, लिखो, पेन डाउन कर लो, साथ साथ लिखो साथ में, लोअर हेलो एल्केन्स exist in gaseous form, gaseous form, okay। एग्जाम्पल लिखो, CH3, Cl, CH3, Br। फिर लिखो हायर हेलो एल्केन्स exist in liquid to solid form or state। डन। हेलो एरिन्स का देखो, हेलो एरिन्स लोअर होता है वो बेटा जी लिक्विड, ठीक है, हायर सॉलिड, लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना यहाँ पे, डू नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, समझ आया, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कलर, इनका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो बेटा जी इनका कलर होता है, क्या होता है, अब देखो दे
आर जनरली कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस इन इट्स प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में बेटा जी कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। मतलब ये दिखने में इनका कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। ओके, बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड shows color in light. When it's come to bromide and iodide, ये क्या करते हैं बेटा जी? ये कलर शो करते हैं। क्या करते हैं? कलर शो करते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में शो करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। ओके, अब थर्ड इनका देख लो बेटा जी, स्मेल। थर्ड क्या है? स्मेल और ऑर्डर। तो जो वॉलेटाइल होते हैं, जो वॉलेटाइल होते हैं बेटा जी, वॉलेटाइल मीन गैसियस, मीन जो गैसियस होते हैं उनका कौन सा स्मेल होता है? उनका होता है स्वीट स्मेल। कौन सा होता है? स्वीट स्मेल। पेन डाउन कर लो, स्वीट स्मेल। कैसा स्मेल होता है उनका? स्वीट स्मेल। ठीक है। जो हेलोएल्केन्स वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, उनका स्मेल कैसा होता है? स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो नॉर्मल सॉलिड और लिक्विड होता है उनका कुछ खास स्मेल नहीं होता है, बट जो वॉलेटाइल होते हैं, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उनका स्मेल कैसा होता है? स्वीट होता है। ओके, तो पहले हमने क्या डिस्कस किया? स्टेट के बारे में, सेकंड हमने कलर के बारे में, थर्ड हमने उसकी स्मेल या तो फिर उसका ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया। स्मेल कैसी होती है उसकी? स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल किसकी होती है? जो हेलोएल्केन्स वॉलेटाइल्स होते हैं। वॉलेटाइल्स मीन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो वो कैसे होते हैं? स्वीट स्मेल। इतना पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रही हूँ। ओके, अब देखो डी क्या है आपका? डी आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसमें किसकी बात करते हैं हम लोग? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है ये? अभी ये भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले ये देख लो, वैन डर वाल्स force of attraction directly proportional to molecular mass. Have you ever listened about the intermolecular bond or interatomic bond? डिफरेंस पता है? नहीं पता, वो भी समझ लो। देखो, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बेटा जो ये बॉन्डिंग है, और ये क्या है? ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्डिंग है, इसको क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। अब ये देखो, ये पूरा बेटा जी एक मॉलिक्यूल है। ये पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। इसको लिखो, दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल, है ना? अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बेटा जी बॉन्डिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है।
तो ये बेटा जी वैन डर वाल्स भी इन्हीं को बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मींस जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा होगा उसके बीच में क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझो इसको, देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स। अब सपोज करो यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स और आके अटैच हो जाए, चार और आके अटैच हो जाए, तो इनका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा बेटा जी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट का सिंपल सा मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। तो इसमें इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं टूटते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटते हैं। कौन से टूटते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटते हैं, ये वाले टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, इसमें भी ये टूटते हैं, ये वाले इंटर एटॉमिक वाले नहीं टूटते हैं, ये बॉन्ड्स नहीं टूटते हैं, इसमें ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस उतना ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक नोट लगा के लिख लो, generally hello alkanes are heavier than their parent hydrocarbon chain. What does it means? It means देखो ये आपने हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है, ये हेलो एल्केन ले लिया, ये क्या है हेलोजन, इसकी जगह पे Cl ले लो, ठीक है, इसकी जगह पे क्या ले लिया, Cl, CH3Cl, ओके। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका निकालो, क्लोरीन का कितना है 35.5, ठीक है, 3 हाइड्रोजन प्लस कार्बन कितना हो गया 12, इन तीनों को ऐड करो कितना हो गया 50.5 समथिंग आएगा, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 50.5। अब इनका पेरेंट चेन देखो, मींस जिनसे ये आए हैं, पेरेंट चेन इसका क्या था CH4, है ना। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने ये चीज बताई थी आपको कि क्या करते हैं हेलो एल्केन्स बनाने के लिए एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, देन हेलोजन्स को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अब वो आपके ऊपर, आप कौन सा मेथड चूज करते हो, हेलोजिनेशन चूज करते हो, ठीक है, या जितने भी मेथड मैंने अभी तक डिस्कस किए वो यूज करते हो। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हेलोजन ऐड कर दिया। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना निकल के आया 50.5। अब इसका देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है 12 + 4 कितना हुआ 16, कितना हुआ 16। तो हेलो एल्केन्स तो बेटा जी हैवियर हो गए, ये तो हैवी हो गए, ये तो लाइटर हो गए, ये तो हैवी हो गए। देखो यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन ही 35.5 है, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो यही चीज बताई गई है कि जनरली हेलो एल्केन्स आर हैवियर देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। समझ में आया। तो इनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बेटा जी इनसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज को एकदम रट लो, क्या है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस चीज को ऐसे भी समझ लो जैसे दो फैमिलीज हैं, कितनी फैमिलीज है 2 फैमिलीज है, ठीक है। अब 2 फैमिलीज का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, ठीक है, उनमें चीजें बहुत शेयर होती हैं, एक दूसरे को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं ना। अब उनका जो बॉन्ड ब्रेक कराना हो दैट मींस दो फैमिलीज के बीच में अगर आपको दरार डलवाना हो बेटा तो बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारे खराब आइडियाज का यूज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी समझ लो दैट मींस बहुत एनर्जी चाहिए होगी, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा अगर मॉलिक्यूलर मास है तो
तो क्या होगा, बहुत एनर्जी चाहिए होगी, है ना। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई जाएगा, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड सिनेरियो आप ऐसे भी समझ सकते हो, फिटिंग ऑफ अ क्रिस्टल, जैसे कोई क्रिस्टल है अपने लैटिस में बहुत अच्छे से फिट है, सपोज करो ये क्रिस्टल है और ये ऐसे करके फिट हो गया, ये ऐसे फिट हो गया। अब इसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपने लैटिस में प्रॉपर क्या है, फिट है, प्रॉपर क्या है, फिट है। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एकदम फिट है, प्रॉपर, है ना, अपनी स्पेस को अच्छे से ऑक्यूपाई कर रहा है, अंदर स्पेस बहुत कम है। अब ये देखो एकदम ये हटेगा ही नहीं, इसको इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत एनर्जी चाहिए होगी, है ना। दैट मीन्स इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहेगा बहुत हाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे समझो, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, समझ आया। इसको बैंड डाउन कर लो। सेकेंड एक चीज और भी इसमें डिस्कस करते हैं, ब्रांचिंग। किसके बारे में डिस्कस करना है, ब्रांचिंग के बारे में डिस्कस करना है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे बी आर ले लो, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमो मीथेन, नहीं मैं एस प्रो ब्यूट, ब्रोमो ब्यूटेन 1, ब्यूटेन, ठीक है, ये क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको ऐसे अरेंज कर दो, 4 कार्बन है ना बेटा, देखो ये क्या है यहाँ पे, ये भी हेलो एल्केन्स का स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम है ना। देखो 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांचिंग हुआ, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेट चेन था, ये देखो आपका स्ट्रेट चेन है ना, ये तो आपका स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग। तो बेटा जी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग क्या करेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बट अगर स्ट्रेट चेन की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। देखो इसमें सरफेस एरिया कितना कम है, और इसमें देखो इतना सरफेस एरिया है, एटलीस्ट कितना है, इतना इतना सरफेस एरिया है ये, इसमें देखो इतना सा सरफेस एरिया है, इसमें इतना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। समझ आया, समझ आया तो थम्स अप करके जाना, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के हम भी मेहनत करता है बेटा। तो क्या है यहाँ पे, पहले हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें किसके बारे में डिस्कस किया हमने, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्डिंग को क्या बोलता है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है। ये मॉलिक्यूल 1 लिया, ये मॉलिक्यूल हमने 2 ले लिया, इसको अज्यूम कर लो मॉलिक्यूल 1, इसको अज्यूम कर लो मॉलिक्यूल 2। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और इनके जो ये एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी इसको क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, दिस इज योर फैमिली 1, दिस इज योर फैमिली 2, ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है। जो फैमिली के बीच में बॉन्डिंग है उसको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं ना, जो भाई बहन मम्मी पापा के बीच में बॉन्डिंग है उसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, इसको ऐसे भी समझ लो, है ना। फिर क्या हुआ, ये कह रहा है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर होंगे, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर का मास होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जहां देखो बच्चे 2 हैं, 2 के बीच में कंपटीशन, अब ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है, तब तो टफ होगा ना, बहुत ज्यादा टफ होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही सिनेरियो यहाँ पे भी है कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। खत्म करो इस चीज को। सेकंड चीज हमने डिस्कस की कि जनरली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेवियर्स होते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेवियर्स होते हैं। किससे हेवियर होते हैं, अपनी पैरेंट चेन से। उसका प्रूफ भी हमने देख लिया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 16 आया। इसका कितना आया बेटा जी, 50.5, ठीक है। पैरेंट चेन क्या था, CH4, ठीक है। साइड प्रोडक्ट इसका हेलो एल्केन क्या था, साइड प्रोडक्ट CH3X, इसका कितना आया
50.5 इसका 60 आया। समझ आया? तो ये बेटा जी क्या होंगे, हैवियर होंगे, किससे, अपने पेरेंट्स से। समझ रहे हो? आजकल के बच्चे भी बहुत तेज हैं, मम्मी पापा से तेज निकल रहे हैं आजकल के बच्चे। तो इसमें यहाँ भी सिनारियो तुम ये वाला लगा सकते हो कि ये जो बेटा जी ये बच्चा है, ये मम्मी पापा है, ठीक है, और ये बेचारे बहुत आम पेरेंट्स है और ये बच्चे बहुत तेज हैं। समझ रहे हो? इसका कितना मॉलिक्यूलर मास है? 50.5, इसका 60। समझ आया? फिर हमने डिस्कस किया ब्रांचिंग के बारे में। इसमें ये चीज लिख भी लो, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एक बार और समझ लो, लास्ट टाइम समझा रही हूँ, ठीक है। हमने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका था ये? हेलोएल्केन्स का, ठीक है। तो क्या इसमें बताया गया, क्या इसमें डिस्कस किया गया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है ये? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या होती है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। क्या कह रहा है? ये कह रहा है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी बेटा जी, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो था क्लियर हो गया। सेकंड हमने क्या बताया था कि जनरली हेलोएल्केन्स एंड देयर आर हैवियर देन देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन चैन, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इनकी जो चैन होती है बेटा जी, पेरेंट हाइड्रोजन कार्बन जो चैन होती है बेटा जी, उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। किससे? हेलोएल्केन्स का। हेलोएल्केन्स में अगर हम बात करें CH3CH, इनका पेरेंट क्या है? इनका पेरेंट CH4 है ना। CH4 का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, कितना निकल के आया? 16। और यहाँ पे जब हेलोएल्केन्स का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो कितना निकल के आया? 50.5। तो जनरली इसमें एक और चीज लिख लो कि जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? हेलोएल्केन्स का। सिमिलरली डाल के लिख लेना इसके आगे, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और हेलोएल्केन्स इज हायर देन, ये हाई है, हायर, ये हायर है बेटा, हायर देन इट्स पेरेंट चैन। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसमें देखो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हेलोएल्केन्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर पेरेंट चेन। थर्ड हमने क्या डिस्कस किया? ब्रांचिंग के बारे में, ठीक है। ब्रांचिंग में हमने क्या देखा? ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या था? जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जिसका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, जिसकी ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा होगी, उतना ही कम उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये देखो लिखा भी है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है? सी, यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, बट यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रांचिंग है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट चेन है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें ऐसे लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी हेलोएरीन्स। चीख चीख के गला दर्द करने लगता है बेटा। क्या तुमको इतना समझ में भी आता है? समझ में आया करो तो एस लिख के जाया करो, यस मैम। चीख चीख के गला दर्द करने लगता है, क्या तुम लोग को इतना समझ में भी आता है? अगर समझ में आया करे तो कमेंट्स में यस लिख के जाया करो, यस मैम, यस मैम, है ना। चलो, हेलोएरीन्स का देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेलोएरीन्स, तो पहले तो इनकी पोजीशंस देख लो बेटा।
मिथाइल बेंजीन ले लिया हम, ठीक है। पोजीशंस देख लो, ये होती है बेटा जी ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। पहले हमको इनके पोजीशंस नहीं याद होती थी, एकदम नहीं याद होती थी। फिर क्या बेटा जी, स्टूडेंट वाला दिमाग लगा लिया और याद हो गई। ऑर्थो मीन्स ओ फॉर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, एम फॉर मॉडर्न, देन प्रो, पी फॉर प्रो, मैक्स, मॉडर्न। समझ आया कुछ? कैसे? सबसे पहले हमारे आया था पूर्वज, ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने ख्यालात वाले लोग, दैट मीन्स पूर्वज। फिर हमारे मम्मी पापा दैट मीन्स मॉडर्न। अब हम लोग आ गए बेटा जी प्रो, मैक्स, मॉडर्न। समझ आया? इसको ऐसे याद कर लो, ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न, प्रो, मैक्स, मॉडर्न। हमने तो ऐसे याद किया था, हम तो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन कौन सी पोजीशंस है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, इसको आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। ऑर्थोडॉक्स, मॉडर्न, प्रो, मैक्स, मॉडर्न। समझ आया? देखो तो इनकी तो बेटा की पोजीशंस होती हैं, ये कौन सी है, कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो है ना। देन ये कौन सी पोजीशन है बेटा? यही है ना, मेटा। हाँ, थर्ड पैरा। अगर अच्छा स्टेबिलिटी की बात करें तो इनमें से स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा जी ये वाला बेंजीन। क्यों? वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट नोट करो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है बेटा जी ऑर्थो, देन रहता है पैरा, देन रहता है मेटा। मेल्टिंग पॉइंट में इनका ऑर्डर क्या रहता है बेटा जी? इनका रहता है पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। ये चीज हम भी रटे ही थे, ठीक है। पेन डाउन कर लो इसको। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी की, ओके। तो क्या है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहता है बेटा जी, सबसे ज्यादा किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का, इसका रहता है, ठीक है। देन किसका रहता है? पैरा का, थर्ड मेटा का। फिर जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ये तो बॉइलिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन सी बेंजीन जो है हायर रहती है? मेल्टिंग पॉइंट में बेटा जी कौन सी बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है? तो देखो पैरा वाले का हाई रहता है, देन ऑर्थो, उसके बाद मेटा। पैरा, ऑर्थो, मेटा, किसी का भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि याद कर लो ऑर्थो, मेटा, पैरा, नहीं। काफी कंफ्यूजन में है तो उसको ध्यान से लिख लेना और कोशिश करना लर्न करने की। समझ आया? इसको लर्न कर लेना। कभी कभी ऑर्डर पूछ भी लेता है, कभी तो क्या ज्यादातर पूछ लेता है बेंजीन का क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो बस यही ऑर्डर उठा के वहां पे छाप देना। क्या है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है ऑर्थो वाले बेंजीन का, ये है। देन रहता है उससे कम रहता है पैरा वाले बेंजीन का, ये है। देन मेटा वाले का। फिर मेल्टिंग पॉइंट किसका रहता है सबसे ज्यादा हाई? पैरा वाले का, ये पैरा पोजीशन। देन ऑर्थो पोजीशन, वेयर कहाँ गई? ये है। देन मेटा इसका, ओके। और इसको ये पोजीशन याद करना तो ऐसे याद कर लेना, O फॉर ऑर्थोडॉक्स, M फॉर मॉडर्न, P फॉर प्रो, मैक्स, मॉडर्न। समझ आया? ठीक है, पेन डाउन करो, पेन डाउन करो या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अल्ट्रा, प्रो मैक्स, मॉडर्न, है ना। हम लोग बच्चों की तरह ही दिमाग लगाते हैं, क्या करें। अच्छा, जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, मीन्स 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी बेटा, वो ये कि बेटा जी अपने जो नोट्स हैं, आपके जो नोट्स हैं, आपके फिजिक्स के नोट्स हैं, आपके केमिस्ट्री के नोट्स हैं, आपके मैथ्स के नोट्स हैं, आपके बायोलॉजी के नोट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, प्लीज उनको फेंकिएगा मत। अगर आप क्लास पास आउट हो जाते हैं तो उनको संभाल के रख लीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे ना, और जब आपको बेसिक्स की नीड पड़ेगी, वहां पे बेसिक्स का जब आप रिवीजन करोगे या बेसिक्स आप पढ़ना चाहोगे, आपको बेसिक्स की जैसे भी नीड होगी, तो आपको बुक्स खोलकर देखना नहीं पड़ेगा। समझ आया?
आपके नोट्स सफिशिएंट होंगे बेसिक्स का रिवीजन करने के लिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। 12th पास आउट हो गए, 10th पास आउट हो गए, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, सारी सेल आउट कर दी। बुक्स आप किसी को दे देते हो, इट्स ओके, ठीक है, ये कोई चीज बुरी नहीं है। आप किसी को बुक्स दे रहे हो पढ़ने के लिए, कोई चीज बुरी नहीं है। बट आपके जितने भी सब्जेक्ट के बेटा विक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका क्या, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, वटएवर, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं बेटा जी, उनके नोट्स प्लीज संभाल के रखिएगा। क्योंकि मेरे क्लास 10 और क्लास 9 के नोट्स नहीं है, और कभी कभी मुझे कुछ चीजों के लिए बेसिक्स जब देखना पड़ता है ना, तो फिर मुझे सारी बुक्स खोजनी पड़ती हैं, फिर सारी बुक्स ओपन करनी पड़ती हैं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और आपके जो बेटा 11th 12th के नोट्स होते हैं वो आपके यूजी में भी काम आएंगे, दैट मीन्स अंडर ग्रेजुएशन में भी आपके काम आएंगे, पीजी में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज बेसिक्स देखनी होगी ना, तो आपको बुक खोलना ही नहीं पड़ेगा, आपके नोट सफिशिएंट होंगे। ये मिस्टेक मत करना। और सेकंड थिंग क्या होता है, बच्चा क्या करता है कि ग्रेजुएशन में तो जनरली नोट्स बनवाए नहीं जाते हैं, सॉरी, ग्रेजुएशन में जनरली नोट्स चेक नहीं किए जाते हैं ना, बनवाए तो जाते हैं, टीचर्स लिखवाते भी हैं, नोट्स भेजते भी हैं। बट बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा उतना सीरियस ही नहीं होता है, भाई नोट्स चेक तो होने नहीं है, तो क्या जरूरत है बनाने की, एग्जाम से पहले खोज खोज के पढ़ लेंगे, गूगल तो है ही। ऐसा मत करना। आपके जो अभी नोट्स आप जो बना रहे हो वो आगे बहुत काम आएंगे। और ग्रेजुएशन में जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं उनके जर्नली नोट्स 11th 12th वाले ही काम आते हैं। समझ में आया? ग्रेजुएशन में तो नोट्स बनाओगे नहीं तुम लोग, तो 11th 12th तक जो नोट्स बनवाए जाते हैं, 11th 12th में बच्चा ऑलमोस्ट नोट्स बनाता ही है, क्योंकि टीचर्स नोट्स चेक करते हैं, टीचर्स एक्सरसाइज चेक करते हैं, है ना, तो टीचर का थोड़ा डर रहता भी है 11th 12th तक। ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग फ्री हो जाते हो, वहां बोला भी नहीं जाता है बेटा नोट्स बनाना एकदम, नोट्स मैं चेक करूंगी, नोट्स चेक कराना मैंडेटरी है, कंपल्शन है, तो तुम लोग नोट्स बनाते भी नहीं हो। टीचर्स बोलेंगे बेटा पीडीएफ भेज दिया है, हाँ मैम ठीक है, एग्जाम से पहले हम देख लेंगे। तो ये सिनेरियो आप लोगों का ग्रेजुएशन में, पीजी में जो भी है रहता है। तो अपने जो 11th 12th के नोट्स हैं उनको ढंग से संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप उतना सीरियस नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप पास आउट हो जाएं, 11th पास आउट हो जाएं, 12th पास आउट हो जाएं, 10th पास आउट हो जाएं, मेरी 9th एंड 10th की बुक्स, नोटबुक्स नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत दिक्कत होता है। पूछो क्यों? कुछ भी बेसिक्स देखना है, फिर मुझे 9th और 10th की बुक्स खोजनी पड़ रही हैं, फिर मैं 9th और 10th की बुक्स को देखूं, है ना। तो आप ये मिस्टेक मत करना, अपने 9th के, अपने 10th के, अपने 11th के, अपने 12th के नोट्स को बहुत संभाल के रखना, बिकॉज आप ग्रेजुएशन करोगे, हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तो आपके वही नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। ओके, चलो आ जाओ सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन। सॉल्युबिलिटी, नोट संभाल के रख लेना, ठीक है। और कोशिश किया करो जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी टीचर समझा रहा है, एटलीस्ट बेटा 2 या 3 बार उसको रिवाइज करो। टीचर के साथ साथ लिखो, कि वो वीडियो को पॉज करके लिख लो अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लो। टीचर नोट्स तो भेजते ही है ना, ऐसा आजकल कोई, मुझे नहीं लगता कोई टीचर है जो नोट्स नहीं भेजता है। इफ यू टॉक अबाउट यूजी, इफ यू टॉक अबाउट पीजी, इफ यू टॉक अबाउट 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, सब आप लोग नोट्स बनाते हो, सारे टीचर्स भी नोट्स भेजते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी अगर आप बात करो, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लिया करो बेटा। जो सेल्फ नोट्स होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं। मेरे जो ग्रेजुएशन के नोट्स थे वो हम डोनेट कर दिए, सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। तो ये चीज मत करना। अगर आप दे रहे हो तो किसी को सॉफ्ट कॉपी दो या तो हार्ड कॉपी दो। अपने नोटबुक्स किसी, अपने जो नोट्स हैं बेटा किसी को नहीं देना है, ठीक है। कितना भी अच्छा दोस्त हो, दोस्ती निभानी है, ठीक है, दे दो, आप सॉफ्ट कॉपी के लिए दे दो, हार्ड कॉपी के लिए दे दो, बट अपने नोट्स बेटा अपने बहुत संभाल के रखना, क्योंकि आगे काम आते हैं। अगर पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको खोजना है तो आपको फिर पूरी बुक्स खोलनी पड़ेगी, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, तो उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलो। और 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो नोट्स बनाएं। तो जितना हो सके बेटा उतने अच्छे नोट्स बनाइए, बिकॉज यही नोट्स हैं जो आपके हायर स्टडीज में भी काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? क्योंकि हायर स्टडीज में बेटा जी आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स बनाते हैं। अदरवाइज बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि जर्नली ग्रेजुएशन में नोट्स चेक नहीं किए जाते हैं, इसीलिए बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। क्या होता है, टीचर पढ़ा देता है, टीचर क्या करता है, नोट्स भेज देता है और बोल देता है बेटा जी नोट्स बनाइए, बट स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं नोट्स। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि टीचर्स तो चेक नहीं करेंगे,
है ना। तो ग्रेजुएशन में कभी कभी नोट्स कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में नहीं चेक किया जाता है तो बच्चे नहीं बढ़ाते, बट 12th तक, क्लास 12th में अगर आप किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां मैंडेटरी हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है। तो अपने 12th के, 10th के, 9th के, 11th के नोट्स को एकदम बेटा जी तिजोरी में संभाल के रख लीजिए, अलमीरा में संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। वो आगे तक काम में आएंगे, जैसे मम्मी नहीं ज्वेलरी को संभाल के रखती है, ऐसे ही आपके जो प्रेशियस जो चीज है ना, जो प्रेशियस एलिमेंट है आपके लिए आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। वो आगे आपके बहुत काम आएंगे, संभाल के रख लेना, फेंकना नहीं नोट्स, और ना ही किसी को देना है। अगर देना है तो उनको हार्ड कॉपी देना या तो सॉफ्ट कॉपी देना। अपने नोट्स देने की गलती मत करना, समझ आया। सॉलिबिलिटी किसको बोलते हैं? सॉलिबिलिटी घुलना, ऑफकोर्स घुलना, है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? वाटर। किसको कहते हैं? वाटर। पेन डाउन कर लो। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग? RH, हेलो एल्केन्स। ये देखो, तुमको क्या लगता है इसमें होगा पार्शियल पॉजिटिव, है ना, ये होता भी है पार्शियल नेगेटिव। तुमको लग रहा होगा ये है पोलर, है ना, ये है पोलर। बट बेटा जी, माय डियरेस्ट बेटा जी, है ना, क्या है ये? जैसे दिखते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ओके, दैट मीन्स ये क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। बचपन में या क्लास 5th में या क्लास 6 में, 7, 8, 9, 10, जिस भी क्लास के हो, आपने सुना होगा पोलर डिसॉल्व होता है किसमें? पोलर में, है ना। नॉन पोलर, नॉन पोलर में। एग्जाम्पल ले लो, NaCl क्या है? पोलर है ना। नॉन पोलर क्या है? ये है, ये। समझ आया? अब समझो क्या कहने का तात्पर्य है। कहने का तात्पर्य ये है बेटा जी, ये है आपका वाटर। अब इसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है दूसरे हाइड्रोजन के साथ होगी। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर जो बेटा जी बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। अब ये क्या होता है, इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये वाले इस बॉन्ड को तोड़ दें। देखो, ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये वाला आके अटैच होगा। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं तभी तो नए बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने फ्रेंड्स छूटते हैं, नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। वही सिनेरियो यहाँ पे अप्लाई कर लो। यहाँ पे अगर R को हम अटैच करें तो ऑब्वियस ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बट इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इस वाले बॉन्ड को ये लोग ब्रेक कर दें। तो ये क्या होता है? ये बेटा जी डिसॉल्व नहीं होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये पानी में नहीं घुलते हैं। दैट मीन्स ये क्या होता है? नॉन पोलर। ये देखो पोलर लिख दी हूं मैं, मेरा भी दिमाग ना। नॉन पोलर क्यों नहीं होते हैं बेटा जी ये पोलर? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ दे। यहीं पे लंदन फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी इतना याद रखो, क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल्स हैं, किसके हैं? वाटर के। वन मॉलिक्यूल, दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज योर सेकेंड मॉलिक्यूल। इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इनको तोड़ने के लिए चाहिए हाई एनर्जी, जो कि इनके पास नहीं होती है। इसीलिए बेटा जी डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये किसमें डिसॉल्व होते हैं? नॉन पोलर्स में। कौन कौन से हैं नॉन पोलर्स? पहला आपका हो गया बेटा जी बेंजीन, सेकेंड आपका हो गया CCl4। समझ आया? इसको पेन डाउन कर लो, पेपर में पूछ लेते हैं, और इन केस अगर पूछ ले, ठीक है, तो आपका ही प्रॉफिट हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, गलत करके मत आना, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये पोलर दिखते हैं बट बेटा जी ये होते हैं नॉन पोलर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 6th पॉइंट, दैट इज योर डाइपोल मूवमेंट। समझो इसको, क्या होता है डाइपोल? फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू चार्ज, यही होता है ना। हाँ, यही होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अच्छा, इसको पेन डाउन करो, फिर समझाता। करो इसको पेन डाउन। ले लिया स्क्रीनशॉट? पेन डाउन कर लिया? ओके। लास्ट टाइम मैंने सडन इरेज कर दिया था, सो सॉरी फॉर दैट।
लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, पॉइंट नंबर एफ। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, डबल स्टार लगा दो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा जी, फॉर्मूला इसका देखो, क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, पूछेंगे तो ऐसे ही पूछ लेंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो आप लोग क्या मार्क करोगे, ये है ना, यही मार्क करके आओगे डेफिनेटली। बट बेटा जी यहाँ पे क्या है, हेलोजेंस है ना, और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस तो इनका बहुत माइनर होता है, पिकोमीटर्स में डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस को भी ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। इसका क्या रहता है, ऑर्डर का ये रहता है, देखो CH3 ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, इसका ऑर्डर ये रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इनके बीच में जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना, इससे कम होता है, किससे, इससे। वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑर्डर जो होता है क्लोरीन से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, है ना। बट क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, कम होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो यहाँ पे देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन था वो कम था, जिसकी वजह से क्या थी, वेलकमिंग क्या थी बेटा जी, वेलकमिंग ज्यादा थी, है ना, वेलकमिंग ज्यादा थी। और जब वेलकमिंग ज्यादा है तो इसका क्या हुआ, ऑर्डर भी चेंज हो गया, इसकी वेलकमिंग इसमें कम थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हुआ पहले CH3Cl, CH3F, CH3Br, देन I। इनकेस अगर आपसे एग्जाम में डाइपोल मोमेंट का अगर क्वेश्चन पूछ ले तो यही ऑर्डर मार्क करके आइएगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलकमिंग ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लोरीन। वैसे आपका ऑर्डर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन का ये वाला करेक्ट ऑर्डर है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बेटा जी, ठीक है। टॉपिक क्या था आज का, हमारा टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन की। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा जी, सबसे पहले हमने स्टेट्स देखे थे, जिसमें हमने बताया था कि जो लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं बेटा जी गैसेस में। फिर जैसे जैसे हायर होते जाता है तो वैसे उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, अगर लोअर से थोड़ा और हायर जाएंगे वो लिक्विड हो जाएंगे, देन गैसियस स्टेट हो जाएगी। सेकंड हमने बात की थी आपके कलर की, तो इनका कलर क्या होता है, जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो उनका कलर बेटा जी क्या रहता है, हेलो एल्केन्स का ऑलमोस्ट कलरलेस रहता है, ठीक है। बट आयोडाइड एंड ब्रोमाइड क्या होता है बेटा जी, कलर शो करते हैं, कब शो करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में। देन हमने ऑर्डर की बात की थी, मीन स्मेल की बात की थी, तो इनकी जो स्मेल होती है इंसेंस स्टिक की तरह होती है, अगरबत्ती की तरह होती है, स्वीट स्मेल होती है गैसियस की, जो ये वॉलेटाइल होते हैं उनकी, ठीक है। बाकी जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनकी कोई खास स्मेल नहीं होती है। थर्ड हमने बेटा जी डिस्कस किया था आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट में पढ़ा था वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या देखा था, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। देन हमने डिस्कस किया था इसमें आपकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी में हमने क्या देखा था बेटा जी कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, बट दिखते क्या हैं, दिखते हैं ये पोलर, दिखते हैं पोलर, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्यों वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड तोड़ सकें। किसमें सॉल्युबल होते हैं, ये नॉन पोलर्स में सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से नॉन पोलर्स होते हैं जिनमें सॉल्युबल होते हैं, तो आपका CCl4 हो गया, आपका बेंजोन होगा। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। हाँ, डाइपोल मोमेंट, इसमें हमने डाइपोल मोमेंट देखा। डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इनटू चार्ज। डिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, क्यों, क्योंकि 10 की बिकॉज डिस्टेंस होता है पिकोमीटर्स में आता है, ओके। फिर हमने क्या किया, इसका ऑर्डर देखा, ठीक है।
आप लोगों के अकॉर्डिंग या थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या थी ये, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आती है। क्यों? जस्ट बिकॉज इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है क्लोरीन में, है ना। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है तो वेलकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ऑर्डर क्या आता है, CH3Cl, देन CH3F, देन CH3Br, CH3I। लास्ट बट नॉट लिस्ट बेटा जी, मेरे टीचर्स एक चीज बोलते थे, वो चीज मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि आप अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ते रहो, आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंगते रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है बेटा जी जो राह में निकल जाता है। समझ में आया? बिना निकले कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जितना कर सकते हो आप उतने एफर्ट्स डालो, आगे छोड़ दो। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर बेटा जी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे।